नमस्कार। कल हमने देखा था समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, तो आज हम देखते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय यानी पावर सेट आज हम देखते हैं। देखिए घात समुच्चय क्या होता है। किसी भी समुच्चय S के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय S के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है तथा इसे PS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज अपने पास में ये कोई भी सेट है, एक S, जिसके अंदर दो एलिमेंट है A और B। अब हमने क्या कहा है? किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो हम इस समुच्चय के सभी उप समुच्चय देखेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो फाई होता है सभी का उप समुच्चय होता है। तो सबसे पहले आ गया फाई। फिर उप समुच्चय कैसे बनाते हैं भाई? इसमें से एक एक एलिमेंट लेकर के बनाते हैं। तो A, B, इसके बाद में हम दो दो एलिमेंट लेकर के बनाते हैं। तो ये आ गया A और B। तो ये तो S के आगे सारे उप समुच्चय। अब परिभाषा में हमने क्या कहा है? सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो इन सब का समुच्चय बनाइए। इन सब का समुच्चय बनाने के लिए आप इनको बंद कर दीजिए मजले कोष्टक में। मजले कोष्टक में बंद कर दिया तो ये बन गया S का घात समुच्चय, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे PS के द्वारा। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया घात समुच्चय। इसके बाद में हम देखेंगे रुसेल विरोधाभास। रुसेल विरोधाभास, रसेल्स पैराडॉक्स। रसेल विरोधाभास, रसेल्स पैराडॉक्स। देखिए रुसेल विरोधाभास क्या होता है। माना कोई समुच्चय S इस प्रकार का समुच्चय है, ऐसे समुच्चयों का समुच्चय है जो कि स्वयं के अवयव नहीं है। हमने एक समुच्चय S को परिभाषित किया कि समुच्चय S ऐसे समुच्चयों का समुच्चय है जो स्वयं के अवयव नहीं है, अर्थात S इक्वल टू X सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू X। ध्यान दीजिएगा, हमने एक समुच्चय S इस प्रकार से परिभाषित किया कि समुच्चय S ऐसा है कि ऐसे समुच्चयों का समुच्चय है जो स्वयं के अवयव नहीं है। नियम रूप में लिखे तो S इक्वल टू X सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू X। अब देखिएगा, माने कि अपने पास में ये एक समुच्चय है जिसके अंदर दो एलिमेंट है A और B। अब हमें पता है कि ये जो समुच्चय है अपने आप का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो समुच्चय एलिमेंट हो जाएगा किसका? S का। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि पूर्णांकों का समुच्चय Z का एलिमेंट नहीं है। तो Z का एलिमेंट नहीं है, इसलिए Z एलिमेंट है किसका? S का। अब अपने सामने एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न ये है कि क्या S का एलिमेंट है या नहीं। तो देखिएगा, S का एलिमेंट है या नहीं। तो पहली कंडीशन अगर सपोज ये देखें, अगर आप कि सपोज S एलिमेंट नहीं है S का, क्योंकि कोई भी समुच्चय अपने आप का एलिमेंट नहीं होता। अभी देख रहे हैं आप समुच्चय AB, इस समुच्चय AB का एलिमेंट नहीं है। समुच्चय Z का एलिमेंट नहीं है। तो अब यदि S डज नॉट बिलोंग्स टू S, तो ये समुच्चय S क्या कह रहा है कि ये उन सभी समुच्चयों का समुच्चय है जो कि स्वयं के अवयव नहीं है। तो यहाँ पर जो S है ये भी S का अवयव नहीं है, इसलिए S समुच्चय S का अवयव होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक स्वयं विरोधाभासी कथन है, इसमें अपने आप का ही विरोधाभास हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा अगर मैं बोल दूं कि यदि S बिलोंग्स टू S, यानी कि S अगर S का एलिमेंट है तो फिर S को S का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि S तो केवल ऐसे समुच्चय का एलिमेंट है जो स्वयं के अवयव नहीं है। तो हमें फिर से एक स्वविरोधाभासी कथन मिल रहा है।
तो ये जो विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है कौन सा, हमने कहा कि एस अगर एस का एलिमेंट नहीं है तो एस एलिमेंट होना चाहिए इसका, और जब आप कहते हैं कि एस एलिमेंट है इसका तो आपको मिल जाता है कि एस एलिमेंट नहीं होगा इसका, क्योंकि एस केवल ऐसे समुच्चयों का समुच्चय है जो स्वयं के अवयव नहीं है। तो हमें यहाँ एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है, और इसी विरोधाभास को सबसे पहले बी रसेल ने अनुभव किया था, इसलिए इस विरोधाभास को हम लोग रसेल विरोधाभास कहते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो हमारी डेली लाइफ में काम आता है। मान लीजिए एक नगर में एक शिक्षक रहता है और वो शिक्षक ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ाता है जो स्वयं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ध्यान से सुनना भाई एग्जाम्पल को। एक नगर में एक शिक्षक रहता है और वो शिक्षक ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ाता है जो स्वयं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या वह शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है या नहीं। तो देखते हैं, देखिए शिक्षक ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ाता है जो स्वयं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, इसलिए उस शिक्षक को अपने बच्चे नहीं पढ़ाने चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ा रहा है जो स्वयं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो ये स्टेटमेंट एक स्व विरोधाभासी हो गया। दूसरा, फिर अगर हम ये कहें कि माना कि वो शिक्षक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, तो शिक्षक अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा तो फिर उसे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे सब व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ा रहा है जो स्वयं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो हमें फिर से एक स्व विरोधाभासी कथन मिल गया। इसी विरोधाभास को, यानी कि इस प्रकार के शिक्षक को वर्णित करना संभव नहीं है, और ये जो विरोधाभास हमें यहाँ मिल रहा है, इसी विरोधाभास को हम लोग रसेल विरोधाभास कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखें। माना कि एक नगर में एक नाई रहता है और वो नाई ऐसे व्यक्तियों की दाढ़ी बनाता है जो स्वयं अपनी दाढ़ी नहीं बनाते। तो प्रश्न ये है कि क्या नाई स्वयं अपनी दाढ़ी बनाए या नहीं। तो देखते हैं, नाई ऐसे व्यक्तियों की दाढ़ी बनाता है जो स्वयं अपनी दाढ़ी नहीं बनाते, इसलिए नाई को अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। स्वविरोधाभासी कथन है। फिर दूसरा कि अगर नाई अपनी दाढ़ी बना रहा है तो फिर उसको अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो तो केवल ऐसे व्यक्तियों की दाढ़ी बनाता है जो स्वयं अपनी दाढ़ी नहीं बनाते। तो इस प्रकार से नाई को वर्णित करना संभव नहीं है। और हम ये जो विरोधाभास देख रहे हैं कि नाई अगर अपनी दाढ़ी बनाता है तो उसको अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, अगर अपनी दाढ़ी बनाता है तो उसको अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। तो इसी विरोधाभास को हम लोग रसेल विरोधाभास कहते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं क्रमित युग्म की। क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है भाई, देखिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्रमित समुच्चय, ऑर्डर्ड सेट। तो क्रमित समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के क्रमवार संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमित समुच्चय। अब बात करते हैं क्रमित युग्म की। ऑर्डर पेयर, युग्म नाम से समझ है, मतलब दो एलिमेंट होंगे, तो दो वस्तुओं के क्रमवार संग्रह को क्रमित युग्म कहते हैं। दो वस्तुओं के क्रमवार संग्रह को ही क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आता है क्रमित टुप्ल, ऑर्डर्ड एन टुप्ल, क्रमित एन टुप्ल, ऑर्डर्ड एन टुप्ल। अब देखिए एन टुप्ल क्या होता है? एन वस्तुओं के क्रमवार संग्रह को क्रमित एन टुप्ल कहते हैं। इसके बाद में आपके पास में आता है
दो समुच्चयों का गुणन दो समुच्चयों का गुणन। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का गुणन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए दो समुच्चयों का गुणन होता क्या, माना कि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनका प्रथम अवयव समुच्चय ए से हो और द्वितीय अवयव समुच्चय बी से हो, इन दोनों समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाता है, जिसको हम ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसको मैं नियम रूप में लिख रहा हूँ इसी डेफिनेशन को। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए परिभाषा में हमने कहा था उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया क्रमित युग्म। सच दैट, फिर आपने कहा है उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनका प्रथम अवयव समुच्चय ए से। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल ए है एलिमेंट होगा ए का, और स्मॉल बी एलिमेंट होगा कैपिटल बी का। तो ये जो समुच्चय है ये आपके पास में आ गया ए क्रॉस बी, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब देखिए दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। एक माना हमारे पास में एक समुच्चय है ए जिसमें एलिमेंट है दो, एक और दो। एक दूसरा समुच्चय बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी। दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, करेंगे किस प्रकार से, क्रमित युग्म बनाने हैं आपको, और वो क्रमित युग्म किस प्रकार से बनाने हैं, पहला एलिमेंट समुच्चय ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी से लेना है। तो लेते जाइए और बनाइए। तो ए क्रॉस बी कह रहे हैं, पहला एलिमेंट ए से लेना है, सपोज 1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, तो बी में 3 एलिमेंट है ए बी और सी, तीनों से कोई सा भी हम ले सकते हैं। सबसे पहले हमने ए ले लिया तो ये बन गया 1 ए, फिर आ जाएगा 1 बी 1 सी। अब ए से हम 2 को भी ले सकते हैं और बी से तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, तो फिर से 3 क्रमित युग्म में आ जाएंगे 2A 2B और 2C। ये अपने पास में बन गया भाई A क्रॉस B। इसके बाद में हम बात करते हैं n समुच्चयों का कार्तीय गुणन। n समुच्चयों का कार्तीय गुणन। n समुच्चयों का कार्तीय गुणन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। n समुच्चयों का कार्तीय गुणन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। तो माना कि A1 A2 A3 AN n अरिक्त समुच्चय है। माना A1 A2 A3 AN n अरिक्त समुच्चय है, तब उन सभी क्रमित n टुपलों का समुच्चय, n अरिक्त समुच्चय है तब n टुपलों, और n टुपल इस प्रकार से A1 A2 A3 AN। तो यदि A1 A2 A3 AN n अरिक्त समुच्चय है तब क्रमित n टुपलों A1 A2 A3 AN का समुच्चय, जहाँ स्मॉल ai belongs to capital AI and I equal to 1 to n। ठीक है भाई, इन n टुपलों का समुच्चय
जहाँ स्मॉल ai बिलोंग्स टू ai एंड i इक्वल टू 1 to n, तो इन n टुप्लों का जो समुच्चय बनता है, इस n टुप्लों के समुच्चय को हम लोग कहते हैं क्रमित n से अधिक n समुच्चयों का कार्तीय गुणन। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस an के द्वारा। अर्थात तब इसको नियम रूप में अगर हम लिखें तो a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस an इक्वल टू, हमने कहा है क्रमित n टुप्लों का समुच्चय। तो क्रमित n टुप्ल लिखिएगा आप लोग, तो n टुप्ल लिखेंगे तो आ जाएगा a1 a2 a3 an सच दैट। अब देखिए आपने कहा है कि यहाँ जो स्मॉल ai है ये एलिमेंट है किसका, कैपिटल ai का। तो स्मॉल ai बिलोंग्स टू कैपिटल ai एंड i इक्वल टू 1 to n। ये अपने पास में आ गया n समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन आरेख, वेन डायग्राम। अब बात करते हैं हम, देखिए वेन आरेख क्या होता है। समुच्चयों को आरेख द्वारा निरूपित करना वेन आरेख कहलाता है। और समुच्चयों को वेन आरेख में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल U के द्वारा, और जो उसके उपसमुच्चय होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे आयत के अंदर वृत्त के द्वारा। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय को तो आप रिप्रेजेंट करोगे आयत के द्वारा, और इसके जो उपसमुच्चय होंगे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आयत के अंदर इस प्रकार से वृत्त बनाकर। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखिए सपोज अपने पास में ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है इस प्रकार से 1 से 10 तक ये एलिमेंट है, ये सपोज यूनिवर्सल सेट है अपना। अब इसके 2 सबसेट लिखता हूं मैं। सपोज पहला सबसेट ए है, एक दूसरा सेट बी लिखा है मैंने, एक और सेट लिख देता हूं सपोज में। सपोज ये 3 समुच्चय अपने पास में है, ये यूनिवर्सल सेट था और ये 3 इसके सबसेट है ए बी और सी। इनको वेन आरेख द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को आप आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, तो ये मैंने आयत बना दिया है यहाँ, और 3 इसके सबसेट है ए बी और सी। तो वृत्त के अंदर हम लोग 3 वृत्त बना लें, आयत के अंदर, सॉरी आयत के अंदर आप 3 वृत्त बना देंगे इस प्रकार से। ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए सबसे पहले तो तीनों में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है, वेन आरेख कैसे बनाएंगे वो देख लेना। ये तीनों का कॉमन एरिया है, तो सबसे पहले आप ऐसे एलिमेंट देखोगे जो तीनों में कॉमन है। हमें दिख रहा है कि जो 9 है तीनों में कॉमन है, ये जो तीनों का कॉमन एरिया था इसमें 9 लिखिएगा आप लोग। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ए और बी में कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखिए क्या क्या रहा, एक तो 9 था और 9 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं आएगा ना। ये वाला जो एरिया है बी और सी में कॉमन है, तो बी और सी में भी केवल 9 ही कॉमन था, 9 को तो आप पहले से लिख चुके, तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं आएगा। फिर ये जो एरिया है ए और सी में कॉमन है, अब ए और सी में अगर हम कॉमन देखें तो इनमें भी कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। अब ए की अगर हम चर्चा करें, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 5 9, 9 तो पहले से ही लिख चुके हैं आप लोग। अब लिख देंगे 1 2 5, कहीं भी लिख दीजिए किसी भी प्रकार से। बी को देखिएगा, 9 को तो आप पहले से लिख चुके हैं, तो बी के अंदर एलिमेंट बच गए 3 4 6, तो ये 3 4 6।
सी में 8, 9 और 10, तो 9 को आप पहले से लिख चुके हैं, तो 8 और 10। अब देखिए यू को, अब ये जो वृत्त आ गए ये तो ABC को रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये जो वृत्त के बाहर ये जो भाग बच गया ना, ये पूरा यूनिवर्सल सेट ही बचा हुआ, अपने यूनिवर्सल सेट तो पूरा ही है, लेकिन ये एलिमेंट तो इसके अंदर आ चुके हैं। अब यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट देख लो जो ABC में नहीं है, वो इन वृत्तों के बाहर और आयत के अंदर हमें लिख देने हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 को आप लिख चुके हैं, 2 को भी आप लिख चुके हैं, 3 आ गया, 4, 5, 6, तो बचे आपके पास में 7, फिर 8 आ गया, 9 भी आ गया और 10 भी आ गया। तो ये आपके पास में बन गया A, B और C का वेन आरेख। इस प्रकार से कोई भी समुच्चय अगर हमें दे दिए जाए तो उसको हम वेन आरेख से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।